वेलकम बैक। आज हम देखेंगे मौलिक अधिकार पार्ट 3। इससे पूर्व हमने मौलिक अधिकार भाग प्रथम और भाग द्वितीय पर चर्चा की, जिसमें हमने मौलिक अधिकारों के महत्व के बारे में, मौलिक अधिकार होते क्या हैं उनके बारे में, और मौलिक अधिकार भारत में नागरिकों को कितने प्रदान किए गए हैं, कौन कौन से मौलिक अधिकारों हैं, उन सब पर चर्चा की। हम आर्टिकल 30 के आधार पर आगे देखते हैं कि उसमें क्या है। आर्टिकल 30 कहता है कि शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने में राज्य इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के अधीन है। किसी भी शिक्षण संस्था को अनुदान देने के लिए राज्य इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षण संस्था है। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान रखेंगे, इससे आगे बहुत इम्पोर्टेंट आपका आर्टिकल आने वाला है, आर्टिकल 32, जिसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा भी कहा है। और ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में उल्लेखित है, यही वो अधिकार है जब भारतीय नागरिकों को जो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या प्राणदैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षण संस्थाओं में का संरक्षण करने का, अपनी संस्कृति भाषा का संरक्षण करने का अधिकार प्राप्त है। अगर उनका कभी हनन होता है तो किस आधार पर व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है, उन सब का उल्लेख यहाँ किया गया है। तो इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। इसको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा कहा है। यह भाग 3 में उल्लेखित है और भाग 3 में प्रदान किए गए सभी मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए व्यक्ति को न्यायालय की शरण लेने का अधिकार प्रदान करता है। क्या करता है कि भाग 3 द्वारा जो भारतीयों को, नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनको प्रवर्तित कराने का अधिकार दिया है। किसके द्वारा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार, आर्टिकल 32 द्वारा। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को इन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बंधी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेक्षण रिट निकालने का अधिकार है। तो सबसे हम पहली रिट देखेंगे, बंधी प्रत्यक्षीकरण। बंधी प्रत्यक्षीकरण किसे कहते हैं? ये आपके 20 शब्दों में भी आ सकता है, तो आप गौर से देखेंगे। यह लेख न्यायालय द्वारा बंदी बनाए जाने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि बंदी को निश्चित समय में न्यायालय के समक्ष उपस्थित करे ताकि बंदी बनाए जाने के औचित्य पर विचार किया जा सके। यानी अगर किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया है और उसको 24 घंटे से पूर्व न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया, तो न्यायालय यह आदेश जारी करता है कि बंदी को तुरंत न्यायालय के सामने पेश किया जाए, उपस्थित किया जाए, जिससे उसके बंदी होने के कारणों पर जांच की जा सके। ठीक है। अगला है परमादेश, परम आदेश। तो यह लेख भी न्यायालय द्वारा उस पदाधिकारी को जारी किया जाता है जो सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है। इस लेख के आधार पर पदाधिकारी का उसके कर्तव्य पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। जब कोई सार्वजनिक अधिकारी या पदाधिकारी या कार्मिक अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा हो, तो उसको कर्तव्य को याद दिलाने के लिए, कर्तव्य का पालन करवाने के लिए न्यायालय यह रिट जारी करता है। अगला देखेंगे अपन, प्रतिषेध। प्रतिषेध यानी निषेध करना। इसमें वाक्य छुपा हुआ है निषेध। प्रतिषेध मतलब निषेध। यह लेख द्वारा उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी किया जाता है। ध्यान रखेंगे, प्रतिषेध में क्या होता है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय किनको जारी करता है? अपने अधीनस्थ न्यायालयों को ये लेख जारी करता है और आदेश दिया जाता है उन न्यायालयों को कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई नहीं करे, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। प्रतिषेध में है उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों को यह याद दिलवाता है कि उक्त मामले पर, कोई मामला उनके वहाँ चल रहा हो और वो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है, तो ये दोनों न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, ये लेख जारी करते हैं प्रतिषेध कि अपने यहाँ इसकी जो तुम्हारे यहाँ चल रहा है
कोई केस उसकी यहाँ कार्रवाई नहीं करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप। उत्प्रेक्षण, अगली रिट कौन सी है? उत्प्रेक्षण, यह भी 20 शब्दों में आ सकती है। यह लेख अधिकांश किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है। इसमें भी क्या है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों को अब किसी मामले को अपने यहाँ भेजने के लिए यह लेख उत्प्रेक्षण रिट जारी करते हैं कि यह मामला आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसे हमारे पास भेज दिया जाए। ठीक है, अगला है 5वीं रिट है अधिकार प्रक्षा। अधिकार प्रक्षा, जब कोई व्यक्ति या पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हो जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं हो। जब कोई व्यक्ति, कार्मिक अधिकारी अपना कोई ऐसा कार्य कर रहा हो जो वैधानिक रूप से उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो न्यायालय यह लेख जारी कर उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस प्रश्न का संतोषपूर्वक या संतोषजनक उत्तर नहीं देता, वह कार्य नहीं कर सकता। अधिकार प्रक्षा के अंतर्गत न्यायालय किसी अधिकारी, पदाधिकारी से यह पूछ सकता है कि किसी कार्य को जब वो वैधानिक रूप से उसका अधिकारी नहीं है, वैधानिक रूप से करने के लिए सक्षम नहीं है, तो न्यायालय उसको इस लेख द्वारा पूछ सकता है कि आप इस कार्य को नहीं कर सकते जब तक कि आप संतोषजनक उत्तर नहीं देते थे। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं मूल संविधान में। सर्वप्रथम मूल संविधान में भारतीयों को 7 प्रकार के क्या थे, मौलिक अधिकार प्राप्त थे, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल था। क्या था? संपत्ति का अधिकार भी शामिल था। और संपत्ति के अधिकार को बाद में हटा दिया गया, और आप अपने मूल संविधान में से हटा के अब अपने कितने रह गए, 7 मौलिक अधिकारों में से 6 मौलिक अधिकार रह गए। और फिर सवाल बनता है कि जब इसको हटा दिया गया तो क्या बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, और अगर नहीं किया गया संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में ख़त्म, तो ये किस स्थिति में वर्तमान में स्थापित है? तो मान लो एग्ज़ाम में आपके आ जाए संपत्ति का अधिकार 20 शब्दों में या 50 शब्दों में, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि भारत के मूल संविधान में नागरिकों को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया गया। और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वर्तमान में यह एक कानूनी या विधिक अधिकार मात्र है। कौन सा है? वर्तमान में ये कानूनी या विधिक अधिकार मात्र है। तो संपत्ति के अधिकार पे और थोड़ा सा आगे देख ले। प्रारंभ में भारतीय संविधान में संपत्ति के मूल अधिकारों को 2 स्थानों पर स्थान दिया गया था। अनुच्छेद 19(1)(च) और अनुच्छेद 31 में स्थान दिया गया था, किंतु वर्तमान समय में भारतीयों को संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है। और क्या है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाने के बाद वर्तमान में यह कहाँ स्थापित है? अनुच्छेद 300 के अंतर्गत यह सह कानूनी अधिकार मात्र रह गया है। तो इसको एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं इसके ऊपर अपन। ये जो संपत्ति का अधिकार है वो प्रारंभ में मूल अधिकार था और 7 हमारे मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया और अब यह केवल कानूनी अधिकार है। और कहाँ स्थित है इस समय? ये आर्टिकल 300 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को रखा गया है, जो केवल क्या है, कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार में नहीं आता है। मौलिक अधिकार की श्रेणी से इसे हटा लिया गया है। ठीक है। और एक सवाल और बनता है कि प्रारंभ में कहाँ स्थापित था? तो प्रारंभ में था अनुच्छेद 19(1)(च) के अंदर संपत्ति के अधिकार को एक तो स्थान था, और आर्टिकल 31 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थान दिया हुआ था। तो वहाँ से हटा दिया तो 31 खाली हो गया और अनुच्छेद 19(1)(च) ये भी खाली हो गया। धन्यवाद, शुभ रात्रि, और आगे की चर्चा हम फिर से करेंगे।